भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले मुझे आप सबसे मिलवाने वाले प्रकाश शर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे बुलाया और आप सब लोग आए, इसलिए आपको और ज़्यादा धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे बुला लिया, अगर आप नहीं आते तो आपसे मुलाकात कैसे होती। तो आप सब बड़ी मात्रा में आए, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय कैलाश जी, भाई पराक्रम जी, नाम से ही पराक्रम, पूरा एकदम नाम में क्षत्रिय, नाम में राजस्थान पूरा एकदम झलक रहा है। हमारे भाई चालिया जी, हाँ, मूलचंद जी। 2-3 आग्रह है। मैं हर सैटरडे संडे पूरे देश में रहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ अपना अनुभव शेयर करूं। मुझे सबसे अच्छा लगता है मालवा के क्षेत्र में, खासतौर पे इंदौर, धार, देवास, वो जो पूरा बेल्ट है वहां इसलिए अच्छा लगता है कि वहां लोग अकेले नहीं आते। पत्नी, बेटा, बहू, बेटी सब लेके आते हैं, क्योंकि आपने सुना और आपने अपने दोस्तों में चर्चा कर दिया तो 1 और 1 11 हुआ। अगर भाभी जी भी आती, हमारी बेटियां भी आती, हमारी बहनें भी आती, तो 1111 हो जाता, संख्या सीधे कई गुना बढ़ जाती। तो आगे से आग्रह है कि कभी कुछ कार्यक्रम हो तो सबको नहीं, कम से कम जहां तक अपना अधिकार है, पत्नी को तो ले ही आ सकते हैं। बहुत आवश्यक है ये। मैं सोच रहा था क्या बोलूं, आज मैं सुबह 11 बजे था, बीच में थोड़ा सा देख रहा था यूसीसी के बारे में कौन कौन बोल रहा है। तो बोलने वाले तो पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है, लेकिन उसको उत्तर देना इसलिए जरूरी नहीं, को सिंपल एक एनजीओ है। इंदिरा गांधी ने 1973 में एक एनजीओ बनाया था, उसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसलिए मैं उसको उत्तर देना जरूरी नहीं समझता। जमीयत उलमा हिंद एक संगठन है, उसको भी जरूरी नहीं है। लेकिन आज जयपुर की धरती से मैं 3 लोगों को उत्तर देना चाहता हूं यूसीसी के मामले में, सिब्बल, ओएसी और चिदंबरम, मतलब एसओसी। एसओसी को उत्तर इसलिए देना चाहता हूं कि ये तीनों राज्यसभा में है, तीनों संसद है, एक लोकसभा में 2 राज्यसभा है। और सिब्बल, ओएसी और चिदंबरम साहब ने इस संविधान की शपथ लिया है। तीनों में एक और समानता है कि तीनों एडवोकेट हैं, अच्छे। 2 तो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तीसरा ओएसी भी लंदन से पढ़े हुए हैं, तो एटलीस्ट संविधान में क्या लिखा है उनको पता है। और उन्होंने संविधान में शपथ क्या लिया है कि मैं संविधान को अक्षरशः पालन करूंगा। इस संविधान के शेड्यूल 3 में 5 लोगों की शपथ है, सांसद, विधायक, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज और मंत्री, 5 लोगों की शपथ। अगर आदमी लोकसभा चुनाव जीत भी जाए, 10 लाख वोट से जीत जाए, लेकिन जब तक वो 3 लाइन की शपथ नहीं लेगा तब तक वो सांसद। तो जितना जरूरी है लोकसभा चुनाव जीतना, उतना ही जरूरी है वो शपथ लेना। पार्टी राज्यसभा का टिकट दे भी दे, सेलेक्ट भी हो जाए, लेकिन जब तक वो शपथ नहीं लेगा तब तक वो राज्यसभा में एंटर नहीं कर सकता, तब तक उसको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिस संविधान की शपथ लेने के बाद ये तीनों महोदय, सिब्बल, ओएसी और चिदंबरम, पार्लियामेंट में गए हैं, जिस शपथ के बाद ही उनको सांसद कहा जाता है, जिस शपथ के बाद ही उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट मिलता है, जिस शपथ के बाद उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, दिल्ली में बड़ा सा बंगला मिला हुआ है, उस शपथ का ये तीनों लोग वायलेशन कर रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से वायलेशन कर रहे हैं।
कंप्लीटली मिसलीड कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का डॉक्टर वेतन भत्ता ले लेकिन ठीक से इलाज न करे, तो क्या उसको नौकरी पे रखना चाहिए? क्या वो जोर से बोलिए। कोई ड्राइवर अगर वेतन भत्ता ले और ठीक से गाड़ी न चलाए, इसको रखना चाहिए क्या? तो फिर सांसद और विधायक जो संविधान की शपथ लेते हैं, इस संविधान की शपथ लेते हैं, मैं इसका अक्षरशः पालन करूंगा, यानी मनसा वाचा कर्मणा इस संविधान को फॉलो करूंगा, एक एक आर्टिकल को फॉलो करूंगा, उसी के अंदर उसी के अनुसार बिहेवियर करूंगा, इस संविधान में लिखी हुई बातों के अनुसार मैं कानून निर्माण में सहयोग करूंगा। और वो आदमी आर्टिकल 44 पे जनता को अगर गुमराह कर रहा है, तो क्या ऐसे लोगों को संसद में बने रहने का अधिकार है क्या? इस बात पे गंभीरता के साथ चिंतन होना चाहिए कि संविधान, खासतौर पे जो मूल संविधान, अमेंडमेंट के, एक बार अमेंडमेंट के ऊपर चर्चा हो तो बात समझ में आता है, ठीक है, उसको आजादी 1950 के बाद सरकारों ने किया, लेकिन जिस संविधान को हमने 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया और 26 नवंबर 1949 को हमने क्या कहा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द हिंदूज ऑफ इंडिया नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोल। हमने क्या कहा 1949 में? हम सब भारतीयों ने मिलकर तय किया है कि एक हम संप्रभु भारत का निर्माण करेंगे। एक होता है शब्द सोवरिन, एक शब्द होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र और सोवरिन का मतलब होता है संप्रभु। अंतर क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब ठीक है, हम स्वतंत्र हो गए। सोवरिन का मतलब हम हर तरीके से स्वतंत्र हो गए, हम सांस्कृतिक रूप से भी स्वतंत्र हो गए, हम भाषाई रूप से भी स्वतंत्र हो गए, हम प्रशासनिक रूप से भी स्वतंत्र हो गए, हम आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र है। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो भाषाई रूप से भी स्वतंत्र होगा, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगा। हमारी आर्थिक, भाषा, संस्कृति, संस्कार सब कुछ भारतीय होगा, कुछ भी विदेशी नहीं होगा। यह हमने शपथ लिया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सब लोग एक बार इस कार्यक्रम के बाद प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़िएगा, लिखा क्या उसमें। दूसरा हमने उसमें क्या कहा? हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें सबको इक्वलिटी ऑफ स्टेटस होगा, सबको समान अवसर होगा। तीसरा शब्द क्या डाला? ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें सबको सोशल जस्टिस होगा। ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें फ्रेटर्निटी होगी, भाईचारा होगा, ब्रदरहुड होगा। ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें एकता, अखंडता मजबूत करने की भावना होगी। और ये सब हम आज 26 नवंबर 1949 को ये हम अपना ग्रहण करते हैं, इस संविधान को। ऐसा हम सब लोगों ने शपथ लिया, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग है, मैं चाहता हूं सिब्बल साहब, ओवैसी जी और चिदंबरम साहब आर्टिकल 13 पढ़ें। आर्टिकल 13 में लिख दिया, इस समय जो भी कानून हमने अंग्रेजों के अडॉप्ट किए हैं, अगर वो कानून हमारे प्रीएम्बल के भावना के खिलाफ है और हमारे फंडामेंटल राइट्स के इथोस के खिलाफ है, यानी आर्टिकल 14 के खिलाफ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के खिलाफ है, वो सारे कानून अपने आप स्वतः निरस्त हो गए। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 14 में हम सब लोग बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लेकिन आर्टिकल 13 में उसके पहले एक डिक्लेरेशन दे दिया कि आज की डेट में जो भी कानून चल रहे हैं, और कानूनी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से इसको पढ़ने की जरूरत है। सिब्बल साहब इसको बहुत ध्यान से पढ़े। ऑल द लॉज, कस्टम्स, सारे कानून, सारे नियम, सारे रीति रिवाज जो अभी तक चल रहे थे, लेकिन इस संविधान की भावना के
खिलाफ हैं, वो सब आज खत्म। तो हम स्वतंत्र होते समय हमने ये भी कह दिया कि जो विदेशी संस्कृति चल रही थी, जो विदेशी कल्चर चल रहा था, जो विदेशी प्रथा थी, जो कुछ विदेशी था, वो सब स्वतंत्र खत्म हो गया। आज से भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। और आर्टिकल 13 में जब हमने ये कह दिया कि जो नियम कानून भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं, भारतीय कस्टम के खिलाफ हैं, फंडामेंटल राइट के खिलाफ हैं, फंडामेंटल राइट का मतलब आर्टिकल 14, 15, 16, 17 के खिलाफ है। आर्टिकल 14 का मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 का मतलब कोई हम भेदभाव नहीं करेंगे महिला पुरुष के बीच में। आर्टिकल 16 का मतलब सबको समान अवसर देंगे। आर्टिकल 21 का मतलब सबको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। तो जो भी कस्टम, जो भी रीतियां, जो भी प्रथा, जो भी नियम, जो भी कानून यानी आर्टिकल 14, 15, 21 के खिलाफ है, वो सब खत्म हो गए। इसका मतलब सिब्बल साहब भी सुन ले, चिदंबरम साहब भी सुन ले, ओवैसी साहब भी सुन ले, शरीयत एक्ट तो खत्म हो चुका है, खत्म हो गया। केवल प्रियम्बल और आर्टिकल 13 को पढ़ ले, प्रियम्बल आर्टिकल 13 को एक साथ पढ़ ले, शरीयत एक्ट खत्म। शरीयत एक्ट खत्म क्यों? क्योंकि वो पुरुष को 4 विवाह करने का अधिकार देता है लेकिन महिला को नहीं देता। तो भेदभाव कर दिया ना। और आर्टिकल 13 कह रहा है जो भेदभाव करने वाले कानून वो खत्म। पुरुष को हलाला करने का अधिकार देता है, महिला को ऐसा कोई अधिकार नहीं देता। इसका मतलब शरीयत खत्म। पुरुष को 3 तलाक का अधिकार देता है, महिला को नहीं देता। इसका मतलब शरीयत एक्ट खत्म। पुरुष को मुता का अधिकार देता है। मुता समझते हैं? MUTAH, मुता। मुता मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, 10 दिन के लिए निकाह, 15 दिन के लिए निकाह, 20 दिन के लिए निकाह, मौज मस्ती के लिए निकाह। इसका मतलब शरीयत एक्ट खत्म। एक होता है MISYAR, मिस्यार। मिस्यार भी पुरुष को अधिकार है, महिला को नहीं है। इसका मतलब आर्टिकल 13 के अनुसार मिस्यार भी खत्म। तो जितने भी कस्टम है जिसकी दुहाई दी जा रही है कि ये भारत में सबको अपना अपना धार्मिक अधिकार है, तो धार्मिक अधिकार है, धर्म का अधिकार है, अधर्म का अधिकार नहीं। रीतियों का अधिकार है, कुरीतियों का अधिकार, जोर से बोलिए, प्रथा का अधिकार है, कुप्रथा का अधिकार नहीं। और जो कुरीतियां हैं, जो कुप्रथाएं हैं, जो अधर्म है, वो आज 26 नवंबर को खत्म हो गए। बात खत्म। इसलिए अच्छी तरीके सुन लें सिब्बल साहब, चिदंबरम साहब, वोट के लिए जो भी बोले, सच्चाई यह है कि यह खत्म हो चुका है। वैसे मैंने इन सबको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, मैटर चल भी रहे हैं, आने वाले टाइम में यह खत्म भी हो जाएगा। वैसे वो खत्म हो उसके पहले ही मुझे विश्वास है कि हमारी पिटीशन इनफेक्चुअस हो जाएगी। हमारी सामान्यतया पिटीशन इनफेक्चुअस होती है। इनफेक्चुअस का मतलब बेकार हो जाना। क्या होता है, कोर्ट में मैटर चलता रहता है, इस बीच में सरकार कुछ कदम उठा लेती है, हमारे पिटीशन पे फाइनल जजमेंट नहीं होता। आर्टिकल 370 में भी ऐसे ही हुआ था। हमने आर्टिकल 370 चैलेंज किया, फाइनल हियरिंग के पहले वो बेकार हो गई। 35 में चैलेंज किया, फाइनल हियरिंग के पहले बेकार हो गई। शादी विवाह की उम्र समान करने की मांग के पिटीशन चैलेंज किया, तब तक बाद में बिल आ गया। 2018 में मैंने PIL फाइल किया, 2020 में बिल इंट्रोड्यूस हो गया। तो हमारी सामान्यतया पिटीशन फाइल होती है, चर्चा होती है, लेकिन उसके पहले सरकार कुछ न कुछ कर लेती है, तो इसलिए फाइनल हियरिंग की नौबत नहीं आती। एक बात और, आर्टिकल 44 उसको ध्यान से पढ़िए। लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लिखा है, लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। सिटीजन कौन है? भारतीय, जो नागरिक है। इसका मतलब नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। मुझे यह बताइए, भारत के सभी नागरिक एक समान है कि नहीं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आपका वीडियो लगभग 2 करोड़ लोगों तक जाएगा, तो आपकी आवाज भी 2 करोड़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूं सब लोग जोर से बोलिए जब भी मैं कुछ पूछूं। देश के सभी नागरिक समान हैं कि नहीं? सब संविधान से ही चल रहे हैं कि नहीं? संविधान का मतलब संविधान है कि नहीं? तो संविधान है, नागरिक सब समान है। तो जब नागरिक समान है, संविधान है, सम मतलब समान विधान है, तो सबके लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए कि नहीं?
वास्तव में आज की डेट में संविधान नहीं चल रहा है, आज की डेट में बहुविधान चल रहा है। हिंदू का अलग विधान चल रहा है, मुस्लिम का अलग विधान चल रहा है, पारसी का अलग विधान चल रहा है, ईसाई का अलग विधान चल रहा है। खास तौर पे किस मामले में? नागरिक अधिकार के मामले में। हमारा संविधान वन नेशन वन पिनल कोड की बात नहीं करता, लेकिन देश में वन नेशन पिनल कोड है। हमारा संविधान वन नेशन वन टैक्स कोड की बात नहीं करता, लेकिन वन नेशन वन टैक्स कोड है। वन नेशन वन लैंड लॉ की बात नहीं करता, लेकिन वन नेशन वन लैंड लॉ है। संविधान एक ही बात करता है, जो कि नहीं है, वो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी इस संविधान में 3 तरीके के वर्ब यूज होते हैं, मे, विल और शैल। ज्यादातर विल यूज हुआ है, बहुत रेयर शैल यूज हुआ है। आर्टिकल 44 में शैल वर्ड यूज हुआ है। स्टेट शैल का मतलब यह सरकार की ड्यूटी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। स्टेट में नहीं लिखा है, स्टेट विल नहीं लिखा है, स्टेट शैल। सबको पता है विल और शैल में डिफरेंस क्या है। शैल है सीधे सीधे डायरेक्शन है, और इसके अलावा यह भी है, आर्टिकल 37 में यह भी लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेवरथलेस फंडामेंटल, कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आर्टिकल 44 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, ये किसी भी कीमत पे फंडामेंटल राइट से कम नहीं है। और आपको यह भी जान के आश्चर्य हो गया, ये आर्टिकल 44 तो बाद में बना है, एक्चुअल में आर्टिकल 35 था, ये फंडामेंटल राइट का पार्ट था। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं के पास इतना समय नहीं था कि वो लगे हाथ पूरा का पूरा इंप्लीमेंट कर दे, और देश का विभाजन हो चुका था, धार्मिक आधार पर विभाजन था, बहुत ज्यादा टेंशन थी। तो उन्होंने कहा एक काम करो, अभी जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, शरीयत एक्ट भी चलने देते हैं, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी चलने देते हैं, पारसी मैरिज एक्ट भी चलने देते हैं, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल डाल देते हैं, सरकार कर लेगी। तो जो काम नेहरू जी को करना था वो काम मोदी जी कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है। अब तक भारत में 15 लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 15 लोग प्रधानमंत्री बने हैं। और मुझे लगता है शायद ऊपर भगवान भी ये काम मोदी जी के हाथ से ही चाहते थे, क्योंकि जिस गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी इस पे आगे काम कर रहे हैं, हम सबको उनका धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद के साथ साथ उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हो जाना चाहिए, और अकेले अकेले नहीं बल्कि पूरे परिवार के